हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं चैप्टर 4 रासायनिक बलगतिकी। आज का हमारा टॉपिक है अभिक्रिया वेग की सांद्रता पर निर्भरता और वेग नियम तथा विशिष्ट वेग स्थिरांक। तो आज के टॉपिक को समझने के लिए मैं सीमा मैम के साथ वीडियो के अंत तक के बने रहिए। और इसकी पिछली वीडियो आपने नहीं देखी है तो उन पार्ट को देख लीजिए ताकि आज की वीडियो समझने में आपको आसानी हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अभिक्रिया वेग की सांद्रता पर निर्भरता। जैसे हमको पता है कि जब कोई रासायनिक अभिक्रिया होती है तो समय के साथ में अभिकारक की सांद्रता में कमी आती है और उत्पाद की सांद्रता में वृद्धि होती है। तो यदि मान लीजिए कि कोई कारक को स्थिर रखा जाए, यानी कि कारक हमने जो अभिक्रिया की दर को प्रभावित करने वाले कारक पढ़े हैं, यदि आपने वो टॉपिक नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, आप वहां से देख सकते हैं। तो जो कारक रहते हैं यदि उसको स्थिर रखा जाए तो अभिक्रिया की दर अभिकारकों की सांद्रता के घटने के साथ साथ घटती जाती है। यानी कि इसका मतलब ये है कि अभिक्रिया का वेग अभिकारकों की सांद्रता के समानुपाती होता है। तो अभिक्रिया के वेग और अभिकारकों की सांद्रता के मध्य संबंध स्थापित किया गया, जिसे गुल्डबर्ग और बागे नाम के साइंटिस्ट ने 1867 में द्रव्य अनुपाती क्रिया का नियम दिया। जो अभिक्रिया का वेग और अभिकारकों की सांद्रता के मध्य में संबंध स्थापित को दर्शाने के लिए उन्होंने द्रव्य अनुपाती क्रिया का नियम को दिया। तो इस नियम के अनुसार क्या होता है कि किसी अभिक्रिया का वेग अभिकारकों की सक्रिय मात्राओं के गुणनफल के समानुपाती होता है। मान लेते हैं कि कोई सामान्य रासायनिक अभिक्रिया है, स्मॉल a कैपिटल A प्लस स्मॉल b कैपिटल B से बन रहा है उत्पाद। यहाँ पर जो A और B है अभिकारक है और जो स्मॉल a और स्मॉल b है ये उसके मोलों की संख्या को प्रदर्शित कर रहा है। तो यहाँ पर अभिक्रिया की दर को हम कैसे लिखेंगे? अभिक्रिया दर इक्वल टू k, a की पावर स्मॉल a और b की पावर स्मॉल b। जो इसमें ये जो k है, k एक समानुपातिक स्थिरांक है और जो ये बड़े कोष्टक में जो a और बड़े कोष्टक में b लिखा है, ये जो रासायनिक अभिक्रिया में a और b भाग ले रहे हैं उसकी सक्रिय मात्राएं हैं। तो हमने द्रव्य अनुपाती क्रिया के नियम से देखा कि किसी अभिक्रिया का वेग, यहाँ पर अभिक्रिया का वेग बता रहा है अभिकारकों की सक्रिय मात्राओं के गुणनफल के समानुपाती होता है। यहाँ पर ये जो है a और b, ये कैपिटल A कैपिटल B की सक्रिय मात्राओं के गुणनफल के समानुपाती है। तो इस प्रकार से गुल्डबर्ग और बागे द्वारा द्रव्य अनुपाती क्रिया का नियम दिया गया। तो आगे चलते हैं, वेग नियम तथा विशिष्ट वेग स्थिरांक। अब जैसे कि हमने अभी देखा कि जो ये a प्लस b से बन रहा है उत्पाद, ये एक प्रकार का रासायनिक समीकरण है। तो जो इसमें a की सांद्रता स्मॉल a या जो कैपिटल B की सांद्रता स्मॉल b पर निर्भर नहीं करती है, उसके अलावा भी ये अन्य सांद्रता पदों पर निर्भर कर सकती है। तो मान लेते हैं कि अभिक्रिया की दर A के X सांद्रता पदों पर और जो B है वो Y सांद्रता पदों पर निर्भर करती है। तो अब हम समीकरण को कैसे लिखेंगे? मतलब जैसे हमने यहाँ पर ये जो A है वो स्मॉल a के और जो कैपिटल B है वो स्मॉल b की सांद्रता पर निर्भर कर रहा है, तब हमने अभिक्रिया की दर को इस प्रकार से व्यक्त किया। लेकिन जब इसकी जो कैपिटल A की सांद्रता यदि x पद में और कैपिटल B की सांद्रता y पद पर यदि निर्भर करती हो तो हम अभिक्रिया की दर को लिखेंगे। अभिक्रिया की दर समानुपाती होती है a के पावर x और b के पावर y के। तो ये समानुपाती का चिन्ह हटाने के लिए हम एक स्थिरांक लेते हैं k, जो कि समानुपातिक स्थिरांक है।
और इसमें हम इसको पूरा टोटली यदि ऐसा व्यक्त करें तो अभिक्रिया की दर को हम माइनस dr/dt, आर जो है रिएक्टेंट यानी अभिकारक को प्रदर्शित कर रहा है, और यहाँ पर माइनस का साइन आपको पता है कि समय के साथ में अभिकारक की सांद्रता घटती है, इसलिए माइनस का साइन लगाया गया है, इक्वल टू के a⁴x b⁴y। तो यहाँ पर जो ये समीकरण 2 है, ये समीकरण 2 वेग समीकरण या दर समीकरण या अवकल समीकरण कहलाता है। और जो k है, k एक समानुपातिक स्थिरांक है जिसे वेग स्थिरांक या फिर दर स्थिरांक कहते हैं। अब यदि मान लीजिए कि सभी सांद्रताएं इकाई हो, मतलब कि A इक्वल टू A 1 और B इक्वल टू भी 1 मोल प्रति लीटर हो, तो यहाँ पर ये समीकरण को हम, जो समीकरण 2 है, उसको किस प्रकार से लिखेंगे कि अभिक्रिया की दर इक्वल टू 1। तो हम इसको क्या बोल सकते हैं, चूंकि K को हमने क्या कहा, K जो है वेग स्थिरांक या दर स्थिरांक है, तो हम लिख सकते हैं कि इस जो अभिक्रिया दर इक्वल टू K है उसको हम शब्दों में कैसे लिखेंगे कि वेग या दर स्थिरांक, मतलब जो K है किसी अभिक्रिया का वह वेग है जब प्रत्येक अभिकारक की सांद्रता इकाई होती है, इसे विशिष्ट वेग स्थिरांक कहते हैं। मतलब अभिक्रिया के दर इक्वल टू K विशिष्ट वेग स्थिरांक कहलाएगा। तो यहाँ पर जो आप समीकरण 1 देख रहे हैं और समीकरण 2 देख रहे हैं, ये वेग नियम या वेग व्यंजक कहलाता है। तो जो वेग व्यंजक है, वेग नियम, यहाँ पर वेग नियम को हम पढ़ रहे हैं, तो वेग नियम वह व्यंजक होता है जिसमें किसी अभिक्रिया के वेग को अभिक्रियाओं की मोलर सांद्रता के पद पर कोई घातांक लगाकर व्यक्त करते हैं। और यदि किसी रासायनिक समीकरण में अभिकर्मक के स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक के समान या फिर भिन्न भी हो सकता है। तो यहाँ पर जो वेग नियम है या वेग व्यंजक है, इसकी सार्थकता को उदाहरणों से बताया जा रहा है। इसको ठीक तरीके से समझेंगे, क्योंकि यहाँ पर यदि हम ये नहीं समझेंगे वेग नियम और वेग व्यंजक को, तो फिर यहाँ पर हमको आगे का टॉपिक नहीं समझ में आएगा। तो चलिए उदाहरण देखते हैं। तो जैसे यहाँ पर उदाहरण में हमको दिया है कि नाइट्रस ऑक्साइड के 2 मोल है और प्लस ऑक्सीजन गैस उसका 1 मोल है। तो यहाँ पर ये जो समीकरण दिया गया है, इस समीकरण से यदि नाइट्रस ऑक्साइड की सांद्रता को दुगनी कर दी जाए और जो ऑक्सीजन है इसकी सांद्रता को स्थिर रख दिया जाए, तो अभिक्रिया का वेग 4 गुना हो जाता है। मतलब नाइट्रस ऑक्साइड की सांद्रता को दुगनी करने से अभिक्रिया का वेग 4 गुना हो जाता है। तब हम इसको कैसे लिख सकते हैं, अभिक्रिया का वेग समानुपाती होता है NO के पावर 2 के। लेकिन यदि NO की सांद्रता को स्थिर रख दिया जाए और O2 की सांद्रता को 2 गुना कर दिया जाए, तो अभिक्रिया का वेग 2 गुना हो जाता है। मतलब हम इसको कैसे लिखेंगे, अभिक्रिया का वेग समानुपाती होता है O2 के। तो यहाँ पर जो अभिक्रिया का वेग है, इसके लिए हम वेग समीकरण कैसे लिखेंगे, वेग इक्वल टू K NO की पावर 2 और O2। तो यहाँ पर ये जो समीकरण दिखा रहा है, द्रव अनुपाती क्रिया के नियम के अनुसार हम कैसे लिख सकते हैं, -dr/dt इक्वल टू K NO की पावर 2 O2। तो ये जो है यहाँ पर जो माइनस है, ये हमको पता है कि अभिकारक की सांद्रता समय के साथ घटती है, उसको प्रदर्शित कर रहा है। तो ये आपको समझ में आया होगा। और हम उदाहरण देख लेते हैं, जैसे क्लोरोफॉर्म और क्लोरीन की क्रिया हो रही है। तो यहाँ पर वेग नियम के अनुसार कैसे लिखा गया है, वेग इक्वल टू K क्लोरोफॉर्म। अब इसके यहाँ पर मोल की संख्या नहीं है, तो हमने यहाँ पर कुछ नहीं लिखा है, और Cl2 की पावर हाफ। तो यहाँ पर एक चीज ध्यान देने योग्य बात है कि जो ये
वेग नियम के अनुसार लिखा गया है, ये प्रयोग द्वारा ज्ञात किया गया है। वेग नियम को प्रयोग द्वारा ज्ञात किया जाता है। तो यहाँ पर हम किसी भी समीकरण को देख करके ये नहीं बता सकते कि उसकी पावर पर क्या लगेगा। जैसे यहाँ पर मोल की संख्या तो लिखा ही नहीं है, तो यहाँ पर मोल की संख्या नहीं लिखा है, लेकिन यहाँ क्लोरीन के पास भी मोल की संख्या नहीं लिखी है, लेकिन यहाँ पर हाफ लिखा हुआ है। तो ये जो है प्रयोगों के द्वारा ज्ञात किया गया है। अब यदि क्लोरोफॉर्म की सांद्रता को 2 गुना कर दिया जाता है तो अभिक्रिया का वेग भी 2 गुना हो जाता है, और यदि क्लोरीन की सांद्रता को 4 गुना कर दिया जाता है तो अभिक्रिया का वेग 2 गुना बढ़ता है। तो ये जो गणितीय व्यंजक दिया गया है, इसमें ये द्रव अनुपाती क्रिया के नियम अनुसार नहीं है। यदि द्रव अनुपाती क्रिया नियम के अनुसार यदि हम इसको लिखेंगे तो यहाँ पर किसी भी प्रकार का पावर नहीं लगेगा, क्योंकि इसमें जो है मोलों की संख्या नहीं दी हुई है। तो हम लिखेंगे वेग इक्वल टू के और क्लोरोफॉर्म और क्लोरीन, बस। तो यहाँ पर द्रव अनुपाती क्रिया के नियम अनुसार उसके क्लोरीन के पावर हाफ नहीं लगेगा। और उदाहरण से देखते हैं, जैसे यहाँ पर एसिटल्डिहाइड दिया हुआ है, तो ये जो एसिटल्डिहाइड से मीथेन बनने की जो रासायनिक समीकरण दी गई है, इसमें प्रयोग द्वारा वेग के नियम के अनुसार वेग इक्वल टू के, एसिटल्डिहाइड की पावर 1.5। तो ये वेग नियम के अनुसार दिया जा रहा है जो प्रयोग पर आधारित है, और इसको जो है ये जो गणितीय व्यंजक है इसको द्रव अनुपाती क्रिया के नियम से प्राप्त नहीं किया जा सकता। यदि हम इसको द्रव अनुपाती क्रिया के नियम के अनुसार लिखेंगे तो कैसा लिखेंगे, वेग समानुपाती एसिटल्डिहाइड, या फिर यानी कि इसमें कोई मोलों की संख्या नहीं दी है, तो मोलों की संख्या नहीं दी है तो हम इसको केवल एसिटल्डिहाइड लिखेंगे, या फिर हम वेग इक्वल टू के एसिटल्डिहाइड लिखेंगे। और उदाहरण देख लेते हैं, CH3COO C2H5 प्लस H2O और SO4 की स्थिति H2SO4 की उपस्थिति में जो है एसिटिक एसिड और एथेनॉल बन रहा है। तो यहाँ पर प्रायोगिक परीक्षण के अनुसार हम इसको कैसे लिखेंगे, आपका CH3CO C2H5 वेग इक्वल टू के और CH3COO C2H5। तो इस अभिक्रिया में वेग जो विलायक है ना, जल की सांद्रता और H2SO4 पर निर्भर नहीं करता है। इसी प्रकार से हम एक और उदाहरण देखते हैं, जैसे यहाँ पर CH3COO C2H5 लिया गया है, यहाँ पर H2O से अभिक्रिया हो रही है और H2SO4 उपस्थित है। तो उसी प्रकार से CH3COO C2H5 प्लस NaOH से आपका सोडियम एसिटेट और C2H5OH यानी एथेनॉल बन रहा है। तो यहाँ पर प्रायोगिक परीक्षण के अनुसार हमको इसको वेग को कैसे लिखेंगे, वेग बराबर के CH3COO C2H5 और NaOH। तो इस अभिक्रिया में अभिक्रिया का वेग NaOH की मोलर सांद्रता पर निर्भर करता है। तो ये जो गणितीय व्यंजक जो लिखा हुआ है ये द्रव अनुपाती क्रिया के नियमानुसार है। तो हमको दोनों में ये अंतर समझना है कि जो वेग नियम होता है, वेग नियम का निर्धारण प्रयोगों के आधार पर किया जाता है, लेकिन जो द्रव अनुपाती क्रिया नियम है वो समीकरण में जैसा लिखा रहता है उसके अनुसार हम द्रव अनुपाती क्रिया के नियम को लेकर के अभिक्रिया का वेग को दर्शाते हैं। तो वेग नियम के संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं जिसको हमको जानना जरूरी है, नहीं तो हमको ये वेग नियम में कंफ्यूजन हो जाएगा। तो हम इस कंफ्यूजन को दूर कर लेते हैं। तो इस फर्स्ट पॉइंट हमने लिखा है प्रायोगिक रूप से ज्ञात करना। इसका मतलब क्या है कि किसी भी अभिक्रिया के लिए वेग नियम अभिक्रिया के संतुलित रासायनिक समीकरण को देख करके नहीं लिखा जा सकता। जैसे हमने अभी देखा कि ये जो समीकरण है इसमें संतुलित रासायनिक समीकरण दिया हुआ है, लेकिन हम इसको देख करके वेग नियम को नहीं लिख सकते हैं। तो ये प्रायोगिक रूप से ज्ञात होता है। और अभिक्रिया का वेग किसी भी अभिकारक की सांद्रता पर किस प्रकार निर्भर करता है, ये वेग नियम रासायनिक समीकरण के स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक पर हमेशा निर्भर नहीं करता है। जैसा कि हम इसमें समीकरण जो 1 और समीकरण 2 है इसमें हम देखे हैं कि ये किस प्रकार से जो आपका सांद्रता के पद में
ये कैसे, किस प्रकार से स्मॉल ए स्मॉल बी और किस प्रकार से ये स्मॉल एक्स और स्मॉल वाई पर निर्भर करता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि अभिक्रिया का वेग अभिकारकों की भिन्न भिन्न सांद्रताओं पर ज्ञात करना संभव है। यानी कि वेग नियम की सहायता से हम अभिक्रिया का वेग अभिकारकों की अलग अलग सांद्रताओं पर ज्ञात कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि यदि प्रत्येक अभिकारक की मोलर सांद्रताएं एक मोल हो तो हम वेग इक्वल टू k लिखते हैं और इसे विशिष्ट अभिक्रिया वेग कहते हैं। तो विशिष्ट अभिक्रिया वेग के बारे में अभी हमने आपको परिभाषा बताया कुछ समय पहले कि वेग या दर स्थिरांक किसी अभिक्रिया का वह वेग है जब प्रत्येक अभिकारक की सांद्रता इकाई होती है, इसे विशिष्ट वेग स्थिरांक कहते हैं। तो वेग स्थिरांक के कुछ लक्षण भी हैं। तो ये लक्षण इस प्रकार से हैं कि वेग स्थिरांक अभिक्रिया के वेग का प्रतीक है। मतलब कि यदि वेग स्थिरांक का मान जितना अधिक होगा अभिक्रिया का वेग भी उतना ही अधिक होगा। सेकंड है कि जो वेग स्थिरांक का मान है ये ताप पर निर्भर करता है। प्रत्येक अभिक्रिया के लिए इसका निश्चित ताप पर मान निश्चित होता है। थर्ड है कि वेग स्थिरांक का मान अभिक्रिया की कोटि के अनुसार अलग अलग होता है। मतलब अभिक्रिया की कोटि हम पढ़ चुके हैं। अभिक्रिया की कोटि जैसे 1, 2, 3 है तो वेग स्थिरांक का मान उसी के अनुसार होगा। और नेक्स्ट पॉइंट है कि वेग स्थिरांक का मान अभिकारकों की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है। तो इस प्रकार से हम ये महत्वपूर्ण तथ्य और इसके अभिलक्षण के आधार पर वेग समीकरण को बहुत अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। एक बात ये ध्यान रखिएगा कि जो इसमें महत्वपूर्ण तथ्य है कि वेग नियम जो है प्रायोगिक रूप से निर्धारित किया जाता है, नहीं तो ये बार बार कंफ्यूजन आएगा कि यहाँ पर कैसे पावर में हाफ लगा है, पावर में 1.5 लगा है, जैसे कि हमने ये उदाहरणों से देखा है। तो आज का टॉपिक आपको समझ में आया होगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और आप मेरे चैनल को फर्स्ट टाइम वॉच कर रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन पहले मिले। Thanks for watching this video.